ओके, वेक्टर्स के टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, वेक्टर हम कहते हैं किसको? व्हाट इज अ वेक्टर? ठीक है, वेक्टर की जो डेफिनेशन है दैट इज इट इज अ क्वांटिटी। इट इज अ क्वांटिटी दैट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो, दो बातें हों। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये एक लाइन बनाई है, अब इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा? ए बी बोलूंगा या बी ए बोलूंगा? कैसे पता चलेगा ए बी है बी है? नहीं पता हमें, अभी हम कुछ कह ही नहीं सकते इसको। ये ए बी भी कहला सकती है, बी ए भी कहला सकती है। इसका मतलब है ये लाइन क्या है? इट इज अ स्केलर। ये स्केलर है। स्केलर क्या होता है? स्केलर जो होता है ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें जिसमें होंगी ना, वो क्या होगा? वेक्टर। अगर मैं इस लाइन के अंदर एक एरो बना दूं, ये अगर यूं एरो बना दूं, इसका मतलब ये क्या है? वेक्टर है। ये ए बी हो गया, इसका मतलब ये ए बी है और के ऊपर एरो है, दिस इज अ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर और स्केलर में क्या फर्क होता है? स्केलर वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं? मैग्नीट्यूड डिस्टेंस को बोलते हैं, लेंथ को बोलते हैं, वैल्यू को बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड वो होता है कि इसकी डिस्टेंस, लेंथ कितनी है, डिस्टेंस कितना है इसका। और डायरेक्शन का मतलब क्या है? किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है ना, स्केलर में क्या होता है कि भाई कितनी स्पीड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी के अंदर जो स्पीड होती है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड ये बताती है कि भाई कितनी स्पीड से गाड़ी जा रही है, ये स्पीड है। लेकिन वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी ये बता रही है कि भाई कितनी स्पीड से गाड़ी जा रही है और कहाँ जा रही है। डायरेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जब डायरेक्शन आ जाती है तो वो क्या कहलाता है? वेक्टर कहलाता है। जब तक डायरेक्शन नहीं है वो क्या कहलाएगा? स्केलर। सही है। तो अब ये जो है ना, बगैर डायरेक्शन वाला स्केलर होता है और डायरेक्शन के साथ वाला वेक्टर। स्केलर में सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड है और वेक्टर में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या होता है इस टॉपिक के अंदर जो है ना, जिस तरह कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं अगर मेरे पास 5,1। ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको कार्टेशियन प्लेन के ऊपर प्लॉट कर लूँ, कार्टेशियन प्लेन किसको बोलते हैं? जैसे ग्रिड बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। दिस इज कॉल्ड अ कार्टेशियन प्लेन। अगर इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर मैं इसको प्लॉट कर लूँ, इन कोऑर्डिनेट्स को, तो क्या होगा? 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, ये प्लॉट कर लिया। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2,3। 2,3 का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पर 2 आएगा और वाई एक्सिस पर 3 आएगा। ये क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5,1। बी की कोऑर्डिनेट्स हैं ये। सही है। अच्छा, अगर मुझे ए बी का वेक्टर निकालना है, वेक्टर निकालना है ए बी का, तो मैं देखूं ए से लेकर मुझे बी तक जाना है, तो सोचो एक्स एक्सिस में कितने स्टेप्स चलने पड़ेंगे आगे? 1 2 और 3 स्टेप आगे, और नीचे कितने स्टेप जाने पड़ेंगे? 2 नीचे। तो उसका आंसर हो जाएगा 3 और -2, क्योंकि 3 स्टेप आगे जा रहे हैं राइट साइड पे। जब राइट साइड पे जाएंगे तो प्लस में होगा, और ऊपर जाएंगे तो भी प्लस में होगा, लेकिन नीचे जा रहे हैं तो इसलिए माइनस। तो ए बी का वेक्टर क्या आ गया? 3 और -2। अगर मैं एक सी पॉइंट भी रख दूं यहाँ पर, सी पॉइंट है अगर लेट्स से 4,5, ठीक है, 4,5, ये क्या आपका 4,5, ये क्या है? सी है, सी की कोऑर्डिनेट्स है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि ये ए बी का जो है वेक्टर मैंने निकाल लिया। अगर मुझे ए सी का वेक्टर निकालना हो, ए से लेकर सी तक जाना है, कितने स्टेप चलने पड़ेंगे एक्स में और कितने वाई में? 2 स्टेप आगे और 2 स्टेप्स ऊपर, 2 2 हो जाएगा। यही चीज अगर मुझे निकालनी हो बी सी का वेक्टर निकालना है, पहले हमेशा जो है हॉरिजॉन्टल चलते हैं। हॉरिजॉन्टल जो होता है वो क्या होता है? एक्स होता है, और फिर वर्टिकल यानी कि वाई। अगर बी सी निकालना है तो बी से लेकर सी तक एक स्टेप पीछे जाना है, और 1 2 3 4 आ गया, तो -1 और 4। सही, ये तो डायग्राम बनी हुई थी तो मैंने देख के गिन के कर लिया। जस्ट इन केस अगर डायग्राम ना हो तो फिर कैसे करेंगे? अगर मैंने डायग्राम नहीं है मेरे पास, प्लॉट नहीं हुआ, ऐसे ही करना बगैर डायग्राम के। तो अब रूल ये है कि आप पढ़ो, रूल ये है कि ए बी इक्वल्स टू होता है ओ बी माइनस ओ ए।
ठीक है, ओ बी माइनस ओ ए, सॉरी ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। अच्छा, अब ओ बी का क्या मतलब बी के जो कोऑर्डिनेट्स है ना, इसको ओ बी कह सकते हो, क्योंकि देखो बी के अगर मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर मैं यहाँ ओ से लेकर बी तक का वेक्टर बनाता हूँ, क्या बनेगा ये ओ से लेकर बी तक का वेक्टर, एक्स में कितने स्टेप चलने हैं, 1 2 3 4 5 और एक ऊपर, तो यानी कि बी के जो कोऑर्डिनेट्स है 5 1, तो ओ बी क्या हो जाएगा 5 ऊपर और 1 नीचे, सही है ना। इसी तरीके से जो है कहते हैं ओ ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ओ ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2 3 हैं, इन दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5 माइनस 2 क्या आएगा 3, और 1 माइनस 3 माइनस 2, देखो यही बन गया। मतलब हमने डायग्राम के जरिए किया या बगैर डायग्राम के करें, आंसर यही। बस ये फॉर्मूला याद रखना, अगर डायग्राम के बगैर करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर ए बी का वेक्टर निकालना है तो क्या करना होगा, ओ बी माइनस ओ ए, मतलब जो बी बाद में आ रहा है ना, बाद वाला जो है अल्फाबेट है उसमें से पहले वाला अल्फाबेट माइनस करना, ठीक है। ओ बी मतलब बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वही ओ बी है, बस इसको अगर मैं एक बात ये कह रहा हूँ, अगर ये एक्स कॉमा वाई है ना, अगर बी है तो उसका मतलब है ये एक्स वाई है, ये क्या हो जाएगा ओ बी हो जाएगा, ठीक है। इसको ये दो मेथड्स हैं लिखने के, इसको बोलते हैं कॉलम वेक्टर, तो कहते हैं कॉलम वेक्टर, सही है। और ये जो है ना इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स या फिर पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं या फिर इसको पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। जब कॉलम वेक्टर वही चीज एक ही है, बस लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं। अगर एक्स कॉमा वाई लिखोगे तो ये कॉलम वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। अच्छा, एक और भी चीज तरीके आता है, लेकिन वो एड मैथ्स में थोड़ा सा ही बता दूं कि ये होता है क्या कहते हैं एक्स प्लस वाई, ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब यूं लिखा जाता है कि एक्स आई प्लस वाई जे, इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब ये 2,3 है ना, अगर 2,3 है तो इसको यूं लिख सकते हैं 2i प्लस 3j, ठीक है। ये भी एक फॉर्मेट, 3 फॉर्मेट टोटल, लेकिन ये वाला मैथ्स में इस्तेमाल नहीं होता, एड मैथ्स में होता है, तो ऐसे ही बता दिए, खैर इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, आप ये समझ लो कि बस दो मेथड्स हैं इसको डिनोट करने के, कोई भी कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ बी सी निकालता हूँ अगर, तो बी सी के लिए क्या फॉर्मूला बनना चाहिए, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी। अब ओ सी के अंदर क्या होगा, सी की कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, सी की कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे 4,5 4 5 माइनस ओ बी, ओ बी कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5 1, 4 माइनस 5 माइनस 1 हो गया, 5 माइनस 1 4, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलते हैं। अगर मुझे जो है कहते हैं और कौन सा निकाले थे मैंने, ए सी, ए सी के अंदर क्या होगा ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी लिख देंगे पहले 4 5 माइनस ओ ए कितना है 2 3, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, और 5 माइनस 3, ए सी देखो क्या आया था हमारा, ए सी होता है 2 2 ही आया था, ठीक है। अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं। ये तो कुछ एग्जांपल्स हो गई, मतलब है ना कहते हैं कोऑर्डिनेट्स को हमने दो तरीकों से निकाल लिया, हम गिन के भी निकाल सकते हैं अगर डायग्राम हो तो, और डायग्राम ना हो तो ये हमारा एक तरीका है कोऑर्डिनेट्स निकालने का। एक और चीज़ है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड अगर किसी भी वेक्टर का निकालना हो तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए निकाल के दिखाओ, ये दोनों जो साइड पे लाइनें बनी हुई है ना, ये मैग्नीट्यूड का साइन होता है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड क्या बताया हुआ इसका, ओ ए का अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 प्लस 9 अंडर रूट ऑफ 13, यानी कि क्या होगा आंसर क्या। अच्छा, अगर पेपर 1 में क्या क्वेश्चन आता है तो यहीं छोड़ देंगे, पेपर 2 में आता है तो क्या अंडर रूट करके बताएंगे, बताओ अंडर रूट करके बताओ क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, मोबाइल में भी होता है कैलकुलेटर, 3.60 या 3.61 आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, देखो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, अब थोड़ा सा 5 रुपए के थोड़े 2 4 सवाल देखते हैं इसके, ठीक है ना, इसके बाद फिर आगे जाएंगे थोड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट पर।
क्वेश्चन नंबर 1 है ए इज द पॉइंट 7,3 एंड बी इज द पॉइंट 5,11. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ए का पॉइंट है 7,3, बी का 5,11. मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2. तो ये करेंगे इसके लिए 7 + 5/2, फिर 3 + 11/2. 7 + 5 कितना हो गया? 12. 12/2 6 हो गया. 3 + 11 14/2 7 हो गया. ठीक है. देन पार्ट बी, फाइंड द वेक्टर ए बी. अच्छा भाई, ए बी का वेक्टर निकालने का तो फॉर्म तरीका क्या सीखा था हमने? ओ बी माइनस ओ ए. ओ बी क्या होगा? 5,11 माइनस ओ ए 7,3. 5 - 7 -2. 11 - 3 8. तो ये ए बी का वेक्टर आ गया. वेरी सिंपल. P is equals to 1 - 4, Q is equals to -3 4, and R is equals to M2. Find the magnitude of Q. मैग्नीट्यूड ऑफ Q का क्या मतलब है? √-3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. ठीक है. 9 + 16 यानी कि 25. तो √25 क्या होगा? 5. अच्छा मैं बताऊं, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बना कैसे है? अगर मेरा एक वेक्टर है, ये क्यूब 9 होता है ना. क्यू का ही तो क्या है? नहीं, -3 पूरा ब्रैकेट देखो. -3 मल्टीप्लाई बाय -3 करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3 9. कैलकुलेटर में पूरा ब्रैकेट के अंदर डालोगे ना, सही आएगा आंसर. लेकिन कैलकुलेटर के बगैर भी देखो तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना. ठीक है. अच्छा अब ये देखो क्या कहते हैं, क्यू की बात हो रही है ना, क्यू का मैग्नीट्यूड है. अच्छा देखो, मैग्नीट्यूड निकालने का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बना कैसे पता है? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये क्यू का क्या है, वेक्टर क्या है क्यू का? -3 और 4. -3 का मतलब कि 3 स्टेप मुझे पीछे जाना है और 4 स्टेप नीचे जाना है. तो ये वेक्टर बन गया मेरा -3 और 4. तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा? ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है. तो इसी तरह से ये फॉर्मूला बना है कि √(x² + y² करके. फिर पार्ट बी है 2p - q एज अ कॉलम वेक्टर. बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह सॉल्व करना है इसको. 2p - q कैसे करेंगे? 2p, p की वैल्यू 1 - 4 है, माइनस q -3 और 4, 2 और -8 -3 और 4. अब क्या होगा? 2 - -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना. -5 क्यों? 2 - -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5. नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है ना. बीच में माइनस आ रहा है तो ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, साइन ही प्लस हो जाएगा. अच्छा फिर क्या होगा? -2. देखो ये माइनस है ना, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है. वो जब होता है जब ऐसे हो, देखो -2 -3 होता है ना खाली, जब होता है, या फिर 2 - 3 होता जब. अब ये बीच में जो माइनस आ रहा है ना, इस बीच वाला माइनस दोनों के ऊपर अप्लाई होगा ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये माइनस की जगह प्लस और ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा. अब क्या है? 8 - 4, 8 - -8 - 4 -12. पार्ट सी. तो नीचे भी तो अपने बड़े नंबर की साइन. अरे बात बोलो जी. ये 4 है तो माइनस प्लस माइनस नहीं होगा. यही तो मैं कह रहा हूँ, देखो बात सुनो. -8 -4 -8 -4 कितना हो गया? -12 हो गया ना. जिससे कि 8 बड़ा नंबर है, बड़े नंबर की साइन ली. बताता हूँ, देखो मैं एक काम करते हैं, इसको एक और तरीके से कर लेते हैं. ये देखो, ये माइनस जब दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा. ठीक है. ये क्या हो जाएगा? +3 और ये -4. अब तुम प्लस करके साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर ले लो, कोई मसला नहीं. देखो 2 प्लस मतलब 3 का साइन ही प्लस हो चुका है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ 3 का साइन. तुम सही कह रहे हो, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर लेना, लेकिन 3 प्लस हो चुका है अब. ठीक है. और इसी तरह से जो है ये 8 है, -8 -4 तो -12 हो जाएगा. ठीक है. साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आएगा. अच्छा सी पार्ट में बोला हुआ गिवन दैट P इज पैरेलल टू R. P इज पैरेलल टू R का क्या मतलब है? जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं ना, ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं? कि जो ऐसे हो बिल्कुल, जिनकी डायरेक्शन सेम हो. दो वेक्टर्स पैरेलल जब होंगे ना, तो मिसाल के तौर पे अगर ये वेक्टर है 3 और 4
और ये वेक्टर अगर 6 हुआ है ना तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं ना तो उनकी क्या होती है, डायमेंशन सेम होती हैं, डायरेक्शन सेम होती है, बस एक दूसरे के क्या होते हैं, कुछ टाइम्स में होते हैं, मल्टीपल्स में होते हैं। अगर ये 3 से 6 पे जा रहा है तो ये 4 से कितने पे जाना चाहिए, 8 पर जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये बोलोगे कि भाई 3 से अगर 6 पे जा रहा है, दूसरा वेक्टर 4 से कितने पे जाना चाहिए, 8 पर। तो अब ये होगा कि जो है ना, क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर्स के अंदर हमेशा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, पॉइंट बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, देयर डायरेक्शन इज सेम। ठीक है, which means they are multiples of each other। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं ना तो मतलब वो एक दूसरे के मल्टीपल्स में आ जाते हैं। मतलब कहते हैं डायरेक्शन वही होती है, बस कुछ टाइम्स में होगा। अगर एक वेक्टर जैसे मिसाल के तौर पर 3 4 है और दूसरा 6 है तो उसके साथ क्या होगा, 8, क्योंकि ये डबल हो रहा है इसका। मल्टीपल से क्या मुराद है, डबल होगा, 3 टाइम्स होगा, 1.5 टाइम्स होगा। लेकिन पूरा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जिस हिसाब से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वाई कोऑर्डिनेट भी उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका जो बेस्ट वे होता है ना वो ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मतलब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इजी इसका तरीका है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अच्छा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दो वेक्टर्स जैसे कि P इज पैरेलल टू R, P का वेक्टर है 1 और अपॉन -4 कर देंगे, इज इक्वल्स टू M अपॉन 2। वैसे वेक्टर में अपॉन नहीं होता, लेकिन जब पैरेलल होंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए अपॉन लगा सकते हो, उसकी परमिशन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -4M हो जाएगा। अच्छा भाई, तो ये हो जाएगा M इज इक्वल्स टू 2 अपॉन -4, यानी कि 2 1 सा 2 2 सा हो जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, -1 अपॉन 2। ठीक है, M की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन 2। P इज इक्वल, अब P Q और R तीन वेक्टर दिए हैं, इसमें भी फर्स्ट पार्ट में क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ Q। इसका मतलब दो डंडियां जो साइड में लगी हुई है, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 यानी कि ये 5 ही हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25 हुआ 5 आंसर। फिर है एक्सप्रेस 3Q माइनस बी एज अ कॉलम वेक्टर, 3Q माइनस बी, 3Q, Q की जगह आ जाएगा -2 1 माइनस P, 3 इंटू -2 -6 हो गया, और 3 हो गया, 4 और -3, -6 -4 क्या हो जाएगा, -10, और 3 प्लस 3 6। ठीक है, पार्ट सी, गिवन दैट Q इज पैरेलल टू R, फाइंड K। Q is parallel to R, तो -2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू K अपॉन 3। पैरेलल वेक्टर हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, -6 इज इक्वल्स टू K हो जाएगा। देखो वैसे भी समझ आ रहा है यार, कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो है दोनों Q इज पैरेलल टू R है, अगर अब एक बात बताओ, ये 1 से कितने पे जा रहा है, 3 पे, कितने गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो ये 2 से कितने टाइम्स पे जाना चाहिए, 3 टाइम्स, -2 है तो 3 गुना कितना हो जाएगा, -6। ठीक है ना, सेंस बन रहा है बिल्कुल, वरना क्रॉस मल्टीप्लाई इज द इजीएस्ट वे। ठीक है, आज हम सारे पहले ये एक जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन जो हैं ये कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सारे पेपर 1 वाले क्वेश्चन हैं ज़्यादातर ये। ओके, एक्सप्रेस 2a प्लस बी एज अ कॉलम वेक्टर, बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह करेंगे इसको भी, 2a प्लस बी एज अ कॉलम वेक्टर।
2a की जगह आ जाएगा -2 4 प्लस बी की जगह आ जाएगा -3 2 -4 8 प्लस -3 2 -4 -3 कितना हो जाएगा? क्या बीच में तो प्लस ही रहेगा ना। अब -4 प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, -4 -3 -7 और 8 प्लस 2 माइनस ही तो हुआ है। तो -4 -3 क्या होगा? -4 -3 -7 और ये 8 है तो प्लस, ये इसमें प्लस माइनस माइनस थोड़ी होगा, 2 में तो ऑलरेडी प्लस ही है ना। तो 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। ठीक है, 2a प्लस बी। फिर पार्ट बी पर आते हैं। Given that the vector c is parallel to vector a, calculate the value of u. So let's continue. Given that vector c is parallel to vector a, calculate the value of u. c is parallel to a, क्या करेंगे? -2/4 is equals to u/10. Cross multiply, -20 is equals to 4u. So u is equals to -20/4. ठीक है, तो ये हो जाएगा -5। अच्छा भाई, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 16 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16। गिवन दैट पी क्यू का वेक्टर दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, क्यू यू दिया हुआ है, पी एस, चार वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं। गिवन दैट आर लाइज ऑन पी क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। अच्छा, अब देखो, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ना, अगर जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनकी डायमेंशन सेम होती हैं। यही बात कोलिनियर वेक्टर्स के लिए भी होती है। पैरेलल और कोलिनियर में क्या फर्क होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये पॉइंट से एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है, ये तीन पॉइंट्स हैं। अगर मैं कहूँ वेक्टर ए बी एंड ए सी, क्या होंगे? ये पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे? आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर वो होते हैं विच लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, विच लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो मतलब ये कि पैरेलल और कोलिनियर के लिए हमें सेम तरीके से वर्किंग करनी होती है, क्योंकि कोलिनियर में भी होता है कि एक दूसरे के मतलब डायरेक्शन सेम होती है, बस टाइम्स में होते हैं। जैसे कि वेक्टर ए बी है और ए सी है, क्या होगा? ए सी देखने में डबल लग रहा है ए बी का। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो है ना, कहते हैं डायरेक्शन सेम ही है। मिसाल के तौर पे अगर ये 2 3 है तो अगर ये 4 होगा तो वो क्या होना चाहिए? पूरा 6 होना चाहिए, डबल होना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं डबल ही हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन टाइम्स सेम डायरेक्शन होगी। मतलब अगर एक्स कॉम्पोनेंट जितने टाइम्स हो रहा है, वाई कॉम्पोनेंट भी उतने ही टाइम्स होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर बोला हुआ आर लाइज ऑन पी क्यू, इसका मतलब क्या है कि पी क्यू और पी आर दोनों क्या है? कोलिनियर है। अगर बोल रहे हैं आर लाइज ऑन पी क्यू, एक लाइन है पी और ये क्यू है, और आर अगर इनके बीच में लाया करता है कहीं, या फिर आर जो है इसके आगे लाया करता हो, आगे आगे भी हो सकता है, इन दोनों सूरतों में क्या है? ये पी क्यू और पी आर के वेक्टर्स क्या है? कोलिनियर। तो इनको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3/-9 इज इक्वल्स टू h/-6। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय -6 इज इक्वल्स टू h मल्टीप्लाई बाय -9। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 3 6 18 इज इक्वल्स टू 9h। h इज इक्वल्स टू 2। सही है, h की वैल्यू 2 आ गई। पार्ट 2, एक्सप्रेस पी यू एज अ कॉलम वेक्टर। अब मुझे पी यू निकालना है। अच्छा अच्छा, एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना, ये -6 था और ये -9 था, दोनों साइड में माइनस कैंसिल हो गए।
ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, देखो एक्सप्रेस पी यू एज अ कॉलम वेक्टर। अच्छा अब वेक्टर्स में एक और चीज होती है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि जब भी इसको कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं ना तीसरा एक वेक्टर बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले मैंने एक आपको सिखाया था कि डिफरेंस वाला, कि अगर ए बी निकालना होता तो हम क्या करते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, एक तरीका, एक तो ये है फॉर्मूला, ठीक है। एक और इसमें रूल ये है कि अगर मुझे ना लेट से क्या कहते हैं, अगर मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इन तीन वेक्टर्स को प्लस करूं तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मेरा ए डी आ जाएगा। कैसे, देखो इन सारे वेक्टर्स को जब मैं ऐड कर रहा हूँ, देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ए से, ए बी, फिर अगला कहाँ से, बी से ही कंटिन्यू हो रहा है, फिर इसके अगला कहाँ से हो रहा है, सी से ही कंटिन्यू, जितने भी ऐड हो जाएंगे अगर सेम कंटिन्यूशन में है ना, तो जो फाइनल आंसर आएगा ना वही आ जाएगा, पहला और आखिरी। मतलब चाहे दो भी हो सकते हैं इसमें, तीन भी हो सकते हैं, चार पांच अनलिमिटेड हो सकते हैं, जितने भी हों कम से कम दो होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर ये हो सिर्फ ए बी प्लस बी सी, तो क्या बन जाएगा आंसर, ए सी बन जाएगा। यानी किसी भी वेक्टर को निकालने के दो तरीके हैं, एक तो ये है कि अगर मुझे ए सी निकालने को आ जाए कहीं तो मैं करूंगा ओ सी माइनस ओ ए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये ओ सी माइनस ओ ए की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, ना ओ सी पता है ना ओ ए पता है, क्या करूंगा फिर मैं देखूंगा कोई से दो वेक्टर ऐसे है कि जिनको प्लस करने से ये ए सी बन जाए। कोई भी दो वेक्टर ऐसे ढूंढना है मुझे क्वेश्चन में से। जैसे कि यहाँ मुझे बोला है पी यू निकालो, अब पी यू के लिए वैसे फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ओ यू माइनस ओ पी, ये फॉर्मूला होना चाहिए ना, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में ना ओ यू है ना ओ पी है, क्वेश्चन मेरे पास ना ओ यू है ना ही ओ पी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब इस तरह से तो नहीं हो सकेगा, फिर मैं ऐसा करता हूँ कोई दो वेक्टर ढूंढता हूँ, कि एक काम करता हूँ, अगर मैं पी क्यू प्लस क्यू यू कर दूँ तो काम बन जाएगा ना, मसला हल हो जाएगा हमारा। देखो मुझे यहाँ पर पी क्यू भी मिल रहा है और मुझे क्यू यू भी मिल रहा है, इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि मैं ऐसे भी ढूंढ, दो तरीके हैं जो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस हिसाब से करना है। आई रिपीट वंस अगेन, एक तरीका तो ये है, मुझे अगर लेट से कि ये ए बी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ओ बी माइनस ओ ए करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास ये नहीं गिवन तो मैं कोई और, जैसे कि मुझे अगर फिर मैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूज करूंगा। एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है, इसमें जो जब हम वेक्टर्स को प्लस करते हैं ना, तो क्या होता है कि जितने भी वेक्टर्स हम प्लस करें अगर बीच में कोई गैप ना हो तो वो सारे वेक्टर्स प्लस जब भी हो सकते हैं बीच में गैप ना हो। अगर गैप नहीं होगा ना तो जो फाइनल आंसर बन जाएगा वो क्या होगा, जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी है, बीच में देयर इज नो गैप ना, एक बी पे खत्म हुआ है अगला बी से ही शुरू हो रहा है, फिर सी पे खत्म हुआ तो नेक्स्ट सी से ही शुरू हो रहा है, तो इसलिए फाइनल आंसर बन जाएगा ए डी। अब ए डी को निकालने का तरीका ये भी हो सकता था मेरा, अगर मैं बोलता यहाँ पर कि भाई ए डी निकालना है मुझे, तो ए डी का एक फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, ओ डी माइनस ओ ए, लेकिन ना ओ डी पता है ना ओ ए पता है, तो फिर मैं क्या करूंगा, ऐसे वेक्टर्स ढूंढूंगा जिनको प्लस करने से ए डी बन जाए, सही है। अब वो दो भी हो सकते हैं, वो तीन भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हमेशा दो ही हों। अब इसको सॉल्व करते हैं, पी यू इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू यू, तो पी क्यू की वैल्यू आ गई 3 और -9 प्लस क्यू यू की वैल्यू 7 और 2, तो 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, और -9 प्लस 2 कितना हो गया -7, -9 प्लस 2 -7, ठीक है। ये पी यू आ गया। अब बोल रहे हैं गिवन दैट यू इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ये कह रहे हैं यू इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस, अब क्या करें, हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये पी एस दिया हुआ है आपको, ठीक है। अच्छा अब ये बोल रहे हैं, कहते हैं यू जो है हमारा किसका मिड पॉइंट है, क्यू एस का। अच्छा अगर मैं क्यू एस को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, क्यू यू बन जाएगा, सही है। अगर मैं कर देता हूँ क्यू एस को डिवाइडेड बाय 2 तो क्या बन जाएगा, क्यू यू, ये इन्होंने बोला है यू इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्यू है और एक एस है, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, यू आ रहा है। अगर मैं क्यू एस को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो वेक्टर क्या बन जाएगा, क्यू से लेकर यू तक बन जाएगा, सही है। तो ये मैं यही करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, मैंने जो है ना कहते हैं क्यू एस को डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। क्यू एस गिवन है क्या हमें क्वेश्चन में, क्यू एस के लिए, क्यू एस के लिए मैं करूँगा क्यू पी
प्लस पी एस, इन दो वेक्टर्स को प्लस करूंगा तो क्यू एस आ जाएगा ना। क्यू एस इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू पी प्लस पी एस। अच्छा, अब एक और नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई मेरे पास अगर पी क्यू हो और मुझे क्यू पी निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव कर दूंगा बस। वेक्टर्स को अगर डायरेक्शन चेंज करनी हो ना तो क्या करते हैं, माइनस के साइन लगा देते हैं। जैसे मेरे पास क्यू पी है ना, मेरे पास पी क्यू तो है, मेरे पास पी क्यू की वैल्यू क्या है, तब भी मतलब साइन चेंज करना होता है। मतलब मेरे पास पी क्यू की वैल्यू क्या है, 3 - 9, तो क्यू पी क्या होगा, -3 और +9। ठीक है, आप साइन चेंज करो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सही है, तो अब क्या हो जाएगा, ये क्यू पी हो जाएगा -3 और +9 प्लस पी एस। पी एस पता है हमें 17 और के, नहीं प्लस करेंगे इनको तो पहले, -3 + 17 तो 14 हो गया, और 9 प्लस के आ जाएगा नीचे। ये मेरा क्या है, क्यू एस। अब इसको डिवाइडेड बाय अगर 2 कर लूँ तो क्यू यू आ जाएगा। डिवाइड बाय 2 करने से क्यू यू आ जाएगा। ठीक है ना, डिवाइड बाय 2 ज़रा करो, 7 हो जाएगा, 9 प्लस के अपॉन 2, ऐसे ही कर लेते हैं, 9 प्लस के और होल डिवाइड बाय 2। ये मैंने क्यू यू निकाल लिया। अच्छा, यहाँ तक ये तो हो गया, क्यू यू मैंने निकाल लिया, और ऊपर क्यू यू गिवन है मुझे। देखो इन्होंने मुझे के की वैल्यू निकालनी है ना, क्यू यू ये गिवन है कितना है, 7, 7 और 2, तो इसको तो बराबर किसके रख देंगे, 7 और 2 के बराबर रख देंगे। तो ये 7 ऊपर वाला तो 7 के बराबर हो गया, सही है, लेकिन नीचे वाला 9 प्लस के अपॉन 2 किसके बराबर है, 2 के, वहाँ भेज दो, इक्वल्स टू -7। ठीक है, 2 - 9 करेंगे -7 आ जाएगा, तो ये वहाँ जाके 2 4 हो जाएगा ना, -5 हो जाएगा। ठीक है, ये दो फिर से रिपीट कर देता हूँ, लास्ट पार्ट लिखा हुआ है, गिवन दैट u इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। u जो है क्यू एस का मिड पॉइंट है। तो यहाँ मैंने बनाया, ड्रॉ किया कि भाई अगर मिसाल के तौर पे ये q है, ये s है, और u इनके बीच में आ रहा है, तो अगर मैं क्यू एस को डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू यू के। मुझे ऑलरेडी इन्होंने क्यू यू गिवन है क्वेश्चन में, क्यू यू ऑलरेडी गिवन है मुझे। ठीक है ना, इसका मतलब है ये क्यू एस का डिवाइड बाय 2 होगा। तो पहले मैंने क्या किया, क्यू एस निकाला और फिर उसको डिवाइड बाय 2 किया और इसके बराबर रख दिया, क्यू यू के बराबर रख दिया। सही है, तो क्यू एस मैंने कैलकुलेट किया। क्यू एस कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा मेरे पास, क्यू पी प्लस पी एस कर लिया। इनको जब ऐड किया तो क्यू यू की डिवाइड बाय 2 किया, फिर तो क्यू यू की वैल्यू आ गई 7 और 9 प्लस के अपॉन 2। अब इसको बराबर रख दिया मैंने जो क्यू यू की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो जब इक्वल इक्वल रखा तो यहाँ पर मेरे पास के की वैल्यू आ गई। देखो ये ऊपर वाला 7 तो 7 के बराबर है, और नीचे वाला जो है नीचे वाले से बराबर होगा। ठीक है ना जी। अच्छा भाई, गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू -2 9 -2 3, क्यू आर इज इक्वल्स टू 1 0 एंड आर एस इज इक्वल्स टू 1 -5, फाइंड पी एस। पी एस निकालना है। अब देखो मैंने आपको एक तरीका बताया था, पी एस के लिए क्या होगा, या तो ओ एस माइनस ओ पी, लेकिन ये तो गिवन नहीं है, ऐसी कोई चीज़ गिवन नहीं है कि मैं ओ एस माइनस ओ पी कर सकूं। पी एस इज इक्वल्स टू ओ एस माइनस ओ पी, ये तो मैं कर नहीं सकता। तो अब मैं क्या करूंगा, ये तरीका नहीं यूज़ करूंगा, मैं ढूंढता हूँ भाई कोई से ऐसे वेक्टर जिनको प्लस करने से बन जाए। अगर मैं पी क्यू प्लस आर एस तो हो नहीं सकता, पी क्यू के बाद अगला क्यू से ही शुरू होना चाहिए। तो ये होगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस, तीनों को प्लस करेंगे। ठीक है ना, पी क्यू कितना है, -2 और 3, प्लस क्यू आर है 1 0, प्लस आर एस है 1 -5, तो -2 प्लस 1 प्लस 1 0 हो गया। फिर 3 प्लस 0 -5, 3 -5 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, देन पार्ट बी पर आ जाते हैं। इन द डायग्राम ए बी इज इक्वल्स टू 2b, ए डी इज इक्वल्स टू 3a एंड डी एफ इज इक्वल्स टू b माइनस a। E is the midpoint of AB and F is the midpoint of DC. Express as simply as possible in terms of A and B. EA कैलकुलेट करना है आपको। क्या होगा, देखो EA कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर एक बात बताई हुई है कि AB की वैल्यू क्या है, 2B, तो ये तो उसका आधा हो गया, कितना होना चाहिए,
बी, लेकिन जब बी निकालेंगे तो डायरेक्शन किस तरफ है, ये इस तरफ है। आपको ई ए निकालना है तो ये क्या होगा, माइनस बी हो जाएगा। ठीक है ना, पार्ट 2 का ए क्या होगा आंसर, माइनस बी। क्यों, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये पूरा जो है ए बी क्या है, 2b है। अगर मैं इसको आधा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन भी तो चेंज है, मुझे तो ये चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए, तो इसलिए बी नहीं लिखूंगा, माइनस बी लिखना पड़ेगा। पार्ट बी, डी सी। डी सी क्या होगा, डी सी के लिए आपको कुछ बताया हुआ है यहाँ पर, डी एफ दिया हुआ है। डी एफ जो है, डी एफ का डबल हो जाएगा ना डी सी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये डबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डी एफ, 2 टाइम्स डी एफ। डी एफ होता है बी माइनस ए, 2b माइनस 2a दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। अच्छा भाई, फिर है ई एफ। अब मुझे ई एफ निकालना है, ई से लेकर एफ तक जाना है, तो अब ओ एफ माइनस ओ ई तो है नहीं हमारे पास, अब रास्ता ढूंढो। मतलब ई से लेकर मुझे एफ तक जाना है, कौन कौन से वेक्टर्स प्लस करूं, अगर मैं ये ले लूं ई ए प्लस ए डी प्लस डी एफ, ई ए प्लस ए डी प्लस डी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई एफ। अब ई ए की वैल्यू क्या है, माइनस बी, प्लस ए डी की वैल्यू दी हुई है 3a, प्लस डी एफ की वैल्यू भी दी हुई है b माइनस ए। इक्वल करेंगे तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल, 3a माइनस ए कितना बचा, 2a। ये ई एफ के बराबर हो गया। ठीक है, देन पार्ट डी। अच्छा, अब बी सी निकालना है ना, तो एक काम करते हैं ना, बी ई एफ और एफ सी, बी ई प्लस ई एफ प्लस एफ सी, सब पे एरो लगाएंगे। सही है, एरो होते हैं सारे वेक्टर्स हैं। बी ई क्या होगा, माइनस बी, प्लस ई एफ ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 2a, प्लस एफ सी जो है वो डी एफ के बराबर ही होगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, और 2a माइनस ए सिर्फ ए बच गया, ये बी सी हो गया। पार्ट 2 ए। अच्छा भाई, गिव द स्पेशल नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी सी डी कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये कौन सा शेप है, ट्रेपीजियम। मतलब ये इतने आसान सवाल पूछ रहे हैं कि बस बच्चा पास हो जाए, बच्चा मतलब इनको ये है कि यार कोई फेल ना हो, खाली याद ना जाए भाई। ठीक है ना, तो इस वजह से जो है ये इतने आसान सवाल पूछे जा रहे हैं। अब देखो ये गलत है ना, गिव योर रीजन। अब रीजन कैसे पूछेंगे, रीजन क्या होगा ट्रेपीजियम का, अब बोलोगे 2 साइड्स आर पैरेलल and 2 sides are non-parallel। ठीक है, पार्ट बी, फाइंड द रेशियो ऑफ बी सी रेशियो ई एफ रेशियो ए डी। बी सी ई एफ और ए डी का रेशियो बताओ। इसका आंसर क्या आया था, ए, इसका 2a, इसका 3a, तो रेशियो क्या हो गया इनका, 1:2:3। सही है ना, पहले का रेशियो, पहले की लेंथ आई है बी सी की ए, ई एफ की 2a और इसकी 3a आई है, इसका मतलब 1:2:3 का रेशियो हो गया, 1:2:3। ठीक है।